people, it's Archana and welcome to our channel where we talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. ये क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट 5 है जिसमें हम लोग फेनोमिना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें भी हम लोगों ने फेनोमेना ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात किया था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने इसके कुछ ही घटनाओं के बारे में बात किया था और कुछ घटनाएं बाकी थी। तो बाकी बचे घटनाओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ था पावलोव द्वारा, तो उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारी घटनाओं का ऑब्जर्वेशन किया था जिससे कि सीआर प्रभावित होता है। या तो जो सीआर है, लार का टपकना क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, वो इन घटनाओं से प्रभावित होता है। और हम लोगों ने यह भी बात की थी, लास्टली हम लोगों ने बात की थी स्वाभाविक उद्दीपक और जो अनुबंधित उद्दीपक है उसके कालिक क्रम के बारे में बात की थी कि स्वाभाविक उद्दीपक जो UCS थी और जो CR थी उसका जो समय अंतराल है वो क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसके आगे जो घटनाएं हुई है और जो घटनाएं हुई थी उस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखी गई थी, पावलोव के द्वारा ऑब्जर्वेशन की गई थी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उद्दीपक सामान्यीकरण की एक घटना देखी थी जिसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने देखा कि सिर्फ ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उससे मिलती जुलती अन्य स्टिमुली के प्रति भी उसी ढंग से अनुक्रिया करता है और इसे ही स्टिमुलस जनरलाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस क्या थी, घंटी थी। ठीक, घंटी क्या थी, ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस थी, क्योंकि इस जो कंडीशनिंग हो रहा था वो क्या हो रहा था, घंटी के लिए कंडीशनिंग हो रहा था। तो अगर यह जो अनुबंधन के दौरान कंडीशनिंग जो घंटी के प्रति हो रही थी, अगर उससे मिलती जुलती हम कोई और स्टिमुलस दे दें घंटी के अलावा, तो क्या होता है कि प्राणी है जो वो दूसरा जो स्टिमुलस दिया जा रहा है घंटी के अलावा उसके प्रति भी वो लार का स्राव कर देता है। तो इसे ही क्या कहता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन की घटना कही गई है। यहाँ पे स्टिमुलस का जनरलाइजेशन हो रहा है, घंटे से मिलती जुलती दूसरे उद्दीपक के प्रति भी प्राणी क्या कर रहा है, कुत्ता क्या कर रहा है, लार का स्राव कर रहा है। तो वह अंतर नहीं समझ पा रहा है, घंटी और उससे मिलती जुलती दूसरी आवाज़ के बीच वह अंतर नहीं समझ पा रहा और उसका जनरलाइजेशन कर दे रहा है। हॉस्टन नामक जो व्यक्ति हैं उन्होंने 1976 में ये जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन की घटना इसे परिभाषित किया और उन्होंने क्या कहा, उद्दीपक सामान्यीकरण की घटना में किसी एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया उसी तरह के दूसरे उद्दीपक से भी उत्पन्न होने लगती है। यह अपने परिभाषा के द्वारा भी वही बात कर रहे हैं कि है जो उद्दीपक सामान्यीकरण की जो घटना है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन की जो घटना है, उसमें जो एक उद्दीपक है जो कि घंटी है, जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, उसी के जैसा अगर कोई दूसरा उद्दीपक प्राणी के सामने रखा जाता है तो क्या करता है, प्राणी उस दूसरे उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया अर्थात लार का स्राव करना प्रारंभ कर देता है। तो यह बात वही है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल द्वारा इस चीज़ को बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी प्रयोग में कुत्ते में 1000 हर्ट्ज टोन और Hg, ये जो 1000 हर्ट्ज टोन है या Hg है, इसकी आवाज़ पर भोजन देकर लार स्राव की अनुक्रिया को कंडीशन किया जाता है। क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एक प्रयोग किया जाता है और कुत्ते के सामने 1000 Hg की आवाज़ दी जाती है और उसके बाद है जो उसको है जो लार का स्राव वो आवाज़ पर करता है, मतलब वो भोजन के देने से पहले 1000 Hg की आवाज़ दी जाती है और उसके बाद भोजन दिया जाता है। तो यह जो आवाज़ है और जो
भोजन है उसके बीच एसोसिएशन करके वह जो लार का स्राव करता है 1000 एचजी की आवाज़ पर। यह 1000 एचजी की आवाज़ ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस का उदाहरण हुआ। यहाँ पे सबसे पहले है जो 1000 एचजी की आवाज़ दी जा रही है, इसलिए यह क्या हुआ, ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस हुआ। इस तरह के कंडीशनिंग के दौरान यदि कुत्ते के सामने 1200 एचजी, 1100 एचजी या 900 एचजी तथा 800 एचजी की आवाज़ दी जाए तो कुत्ता क्या करता है, पहले के समान ही लार की स्राव अनुक्रिया करता है। क्या यह मिलती जुलती आवाज़ है। वो जो 1000 एचजी थी तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ 2 बढ़ रहा है, 1000 से 1200 हो रहा है। इसी तरह 1000 से 1100, 900 और 800 ये बहुत ही मिलती जुलती आवाज़ है, इसमें सिर्फ कुछ ही मात्रा का इसमें अंतर है। तो क्या करता है कि कुत्ता है जो जब उसे 1200, 1100, 800 या 900 एचजी की आवाज़ दी जाती है तो क्या करता है, कुत्ता है जो उसी तरह लार स्राव की अनुक्रिया करता है जैसे कि वह 1000 एचजी की आवाज़ पर करता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो स्टिमुलस में अंतर नहीं समझ पा रहा, घंटी की आवाज़ ज़्यादा और कम है, वह अंतर नहीं कर पा रहा और उसका जनरलाइजेशन कर दे रहा है और उसी तरह लार का स्राव कर रहा है। तो इसे ही स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा गया है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पेवलम ने 1927 तथा मूरे नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 1972 में अपना प्रयोग किया और उसके आधार पर क्या बतलाया, उन्होंने बतलाया कि ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस तथा अन्य टेस्ट स्टिमुली के बीच जितनी ही अधिक समानता होती है, प्राणी द्वारा जांच उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस था, ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस क्या था, 1000 एचजी की आवाज़ था और टेस्ट स्टिमुली क्या था, 1200, 1100, 800, 900 ये सब है जो टेस्ट स्टिमुली था। और यह कहा जा रहा है कि इन टेस्ट स्टिमुली और ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के बीच अगर जितनी ही ज़्यादा समानता होगी, क्या करेगा, प्राणी द्वारा जो टेस्ट स्टिमुली है उसके प्रति की गई अनुक्रिया की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। हमने देखा उपयुक्त उदाहरण में हमने क्या देखा कि कुत्ता 800 एचजी पर कम परंतु 900 एचजी पर अधिक लार स्राव करेगा, क्योंकि 900 एचजी की आवाज़ मूल ध्वनि क्या थी, ओरिजिनल जो साउंड थी वो 1000 एचजी थी से अधिक समान है। क्या कहा जा रहा है कि कुत्ता है जो 800 पर कम करेगा, क्योंकि जो 1000 है वो 800 से कम है, वो 2 ज़्यादा कम है वो। और क्या हो रहा है कि वह 900 पर अधिक लार स्राव करेगा, क्योंकि जो 900 की आवाज़ है वो 1000 एचजी से अधिक है। 900 और 1000 आपस में ज़्यादा निकटता का संबंध है, इसलिए वह 900 पर ज़्यादा करेगा लार का स्राव। अब हम एक नए घटना के बारे में, एक अलग घटना के बारे में देखते हैं। तो वह क्या है, विभेदन की घटना है जिसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राणी ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस तथा अन्य समान उद्दीपक के बीच स्पष्ट अंतर या विभेद कर लेता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, विभेदन क्या है, विभेदन मतलब यह अलग चीज़ है और यह अलग चीज़ है, मतलब 2 चीज़ों के बीच या 2 से अधिक चीज़ों के बीच अंतर कर पाना विभेदन कहलाता है। तो इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट में भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे जो सीखने का ट्रायल दिया जाता है, जब कुत्ते को बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट उस पर दोहराया जाता है तो क्या होता है कि कुत्ता जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस क्या था, 1000 जो एचजी घंटी की आवाज़ थी और अन्य समान उद्दीपक क्या था, 1200, 800, 900 ये सब के बीच वो अंतर कर पाता है कि यह तेज़ है, यह ज़्यादा है, यह लाउड है, यह इसके बीच वो अंतर कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राणी सिर्फ ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के प्रति ही अनुक्रिया करता है, अन्य समान उद्दीपकों या उससे मिलती जुलती उद्दीपकों के प्रति नहीं, और इसे ही हम विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। क्या कर रहा है कि वह अब जो लार का स्राव है वह 1000 एचजी की आवाज़ पर ही कर रहा है, वह विभेदन कर पा रहा है। 900, 800 और 1000 वह सारे जो घंटी की आवाज़ है वह सारे के बीच विभेदन कर पा रहा है। विभेदन की घटना स्थापित होने के बाद कुत्ता सिर्फ 1000 एचजी पर ही रिस्पॉन्स करेगा, अन्य समान स्टिमुली जैसे 900 एचजी,
1100 HD आदि पर नहीं करेगा। यहाँ पर भी वही बात कही गई है। अब जो पैबलम का एक्सपेरिमेंट है उसमें एक और नई घटना देखी गई जिसे एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस क्या है इसे हम समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो उद्दीपक होती है, जो मूल उद्दीपक होती है, वह जो जांच, जो टेस्ट स्टिमुली दिया जाता है उसका इतना वह मतलब उसमें इतना ज़्यादा समानता होती है कि यह जो कुत्ता उन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाता है। मतलब जो स्टिमुली घंटी की आवाज़ का एक जो निश्चित मात्रा होता है और जब टेस्ट स्टिमुली में जो घंटी की आवाज़ होती है उन दोनों के बीच इतनी अधिक समानता होती है कि कुत्ता उन दोनों के बीच अंतर ही नहीं कर पाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करने में असमर्थ हो जाता है। वह जो मूल उद्दीपक है और जो टेस्ट उद्दीपक है, जो जांच उद्दीपक है, उन दोनों के बीच वो अंतर नहीं कर पाता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उसका व्यवहार एबनॉर्मल हो जाता है। वह एबनॉर्मल की तरह व्यवहार करने लगता है। वह समझ नहीं पाता है कि कौन सा ओरिजिनल स्टिमुली है और कौन सा टेस्ट स्टिमुली है। और क्या करता है कि ऐसी परिस्थिति में वह जो कुत्ता है उसका व्यवहार बिल्कुल ही पागलों की तरह हो जाता है और वह भौंकना स्टार्ट कर देता है, नोचना, खसोटना, भौंकना, ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है, अपने पंजों से को नोचना खसोटना स्टार्ट कर देता है। और जो यह जो स्थिति है इसे ही मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस कहा है। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस इसे ही कहा गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे उच्चतर कोटि अनुबंधन की बात की गई है। उच्चतर कोटि अनुबंधन भी एक है जो घटना है उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑब्जर्वेशन किया गया है, जिसे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। तो यह हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है देखते हैं। पैवलोवियन कंडीशनिंग में स्पष्ट रूप से दिखलाया गया कि किसी भी कंडीशन स्टिमुली को कंडीशनिंग के आगे की प्रक्रिया में अनकंडीशन स्टिमुली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है कि जो कंडीशन स्टिमुली है, क्या है कंडीशन स्टिमुली, घंटी है, उसको है जो कंडीशनिंग के जो आगे की प्रक्रिया है, बहुत सारे ट्रायल के बाद जो आगे एक्सपेरिमेंट की जाती है उसे वह अनकंडीशन स्टिमुली के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। अनकंडीशन स्टिमुली क्या था, भोजन था, उसके रूप में भी उसे प्रयोग किया जाता है और इसे ही उच्च कोटि अनुबंधन कहा जाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। जैसे मान लिया जाए कि घंटी की आवाज़ क्या है, CS है। यह हम जानते हैं कि घंटी की आवाज़ CS है और भोजन क्या है, UCS है। और लार का स्राव जो है वह क्या है, CR है। तो इन सभी में संबंध स्थापित हो चुका है। और क्या होता है कि अब घंटी को UCS के रूप में आगे प्रयोग किया जा सकता है। अब हम घंटी को ही भोजन मान लेते हैं। तो यह कब होता है, आगे क्या होता है इस तरह से कि जब रोशनी तथा घंटे को बार बार पेयर्ड किया जाता है और उसे कुत्ते के सामने रखा जाता है। अब एक रोशनी नामक एक रोशनी है जो एक कंडीशन स्टिमुलस के रूप में लाया जाता है और घंटी को क्या किस रूप में उपयोग किया जाता है, UCS अनकंडीशन स्टिमुलस के रूप में, और उसे पेयर कर प्राणी के सामने, कुत्ता के सामने बार बार लाया जाता है। तो क्या होता है, जो लार स्राव की जो अनुक्रिया है वह पहले घंटी के प्रति होती थी, लेकिन अब क्या हो रही है, वो रोशनी के जलने से होने लगती है। रोशनी को जलाया जाता है और जो लार स्राव की प्रक्रिया है वह रोशनी के प्रति होने लगती है। तो इस तरह है ये जो प्रक्रिया हो रही है उसे ही हम हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि उच्च कोटि अनुबंधन को, जो उच्च कोटि अनुबंधन हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है, उसे द्वितीय कोटि अनुबंधन भी कहा जाता है, जिसे सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है उसका एक नाम और है जिसे हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ और घटनाओं के बारे में, जिसे विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, बाह्य अवरोध निवारण तथा पुनर्अनुबंधन कहा जाता है, जिसे एग्जिंसन, स्पॉन्टियस रिकवरी, एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन एंड रिकंडीशनिंग कहते हैं। तो ये जो सारी कॉन्सेप्ट हम इसके
सारे को अलग अलग बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि प्राणी में कंडीशनिंग उत्पन्न होने के बाद जब सिर्फ CS दिया जाता है और UCS नहीं दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को लगातार कई प्रयासों तक दोहराया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे सीखी गई अनुक्रिया की शक्ति कमने लगती है और पैवलव ने इस तरह की घटना को विलोपन की संज्ञा दी है। क्या कहा जा रहा है कि पैवलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया उसके आधार पर उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि प्राणी में जब कंडीशनिंग उत्पन्न हो जाती है, जब वह CS और UCS का संबंध स्थापित कर लेता है और इसके बाद क्या किया जाता है कि एक और ट्रायल किया जाता है और उसमें क्या होता है, घंटी बार बार बजाई जाती है लेकिन भोजन नहीं दिया जाता है और इस तरह की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। कई प्रयासों में बार बार इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो क्या होता है कि जो सीखी गई अनुक्रिया लार का स्राव है वह जो नहीं होता है और क्या होता है कि विलोपन हो जाता है, घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं दिया जाता, घंटी बजाई जा रही है, भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो क्या होगा कि कुत्ता लार का स्राव करना भी छोड़ देगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि घंटी बजाई जाती है और कुत्ता है जो थोड़ा सा भी लार का स्राव नहीं करता, थोड़ा भी वो लार नहीं गिराता है। अब हम देखते हैं कि पैवलव और उनके शिष्यों ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि जब किसी सीखी गई अनुक्रिया का आंशिक रूप से विलोपन हो जाता है, जो सीखी गई अनुक्रिया है, जो लार का स्राव है, उसका जब कुछ आंशिक रूप से उसका थोड़ा सा वो भूल जाता है और उसके कुछ समय बीतने के बाद फिर से CS यानी घंटी दी जाती है तो कुत्ता क्या कहता है, फिर से CR लार का स्राव करते पाया जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में किया गया लार के स्राव की मात्रा पहले के समान अधिक नहीं होती है। क्या हो रहा है कि जो कुत्ता है जो घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव करना भूल जाता है, लार टपकाना भूल जाता है वह, और फिर से जो अचानक घंटी बजाई जाती है उसे प्रयोगशाला में लाकर, तो क्या होता है कि फिर से कुत्ता लार का स्राव कर देता है। तो क्या होता है कि जो लार का स्राव करता है वो पहले के समान उसकी मात्रा बराबर नहीं होती, पहले वो ज़्यादा करता है लेकिन बाद में वो भूलने के बाद जब वो लार का स्राव करता है तो वह जो लार के स्राव की मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। विलोपन के बाद का समय जितना ही बड़ा होगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एक सीमा तक उतनी ही अधिक होती है। क्या कहा जा रहा है कि विलोपन के बाद जब वह भूल जाता है तो उसके बाद जो समय होता है वह जितना ही बड़ा होता है, जितने लंबे समय के बाद है जो दिया जाता है फिर से घंटी की आवाज़, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी की सीमा उतनी ही अधिक होती है। हमने स्पॉन्टेनियस रिकवरी के बारे में देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन के बारे में। तो एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन में विलोपित अनुक्रिया की शक्ति थोड़ी वापस हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, जो एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन होता है उसमें विलोपित अनुक्रिया क्या थी, जो लार का स्राव था वह करना भूल गया है, उसकी शक्ति है जो वापस आ जाती है और इस अर्थ में वह स्पॉन्टेनियस रिकवरी के समान दिखता है। परंतु इसमें विलोपित अनुक्रिया की शक्ति स्पॉन्टेनियस रिकवरी से अलग कारणों से वापस लौटती है। यहाँ पे जो कारण हो रहा है उसका अलग हो रहा है स्पॉन्टेनियस रिकवरी से। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कुछ प्रयोगों में यह देखा गया, जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं इसके अलावा, तो उसमें क्या देखा गया कि जब प्राणी के सामने कोई तीव्र एवं CS से असंबंधित उद्दीपक, CS क्या था, घंटी था, और उससे असंबंधित उद्दीपक जैसे CS आवाज़ को हटाकर केवल रोशनी दिया जाता है, घंटे की आवाज़ को हटा दिया जाता है और सिर्फ रोशनी दिया जाता है, तो इससे थोड़ी देर के लिए विलोपित अनुक्रिया की शक्ति फिर से लौट जाती है। क्या थी, जो फिर से लार का स्राव होने लगता है, जो लार का स्राव होता है जो पहले घंटी के प्रति होता था सिर्फ रोशनी के प्रति भी लार का स्राव होने लगता है। और इसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंटर्स ने इसे क्या कहा है, एक्सटर्नल डिसइनहिबिशन की संज्ञा दी है।
अब हम रिकंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है। रिकंडीशनिंग जो है वह स्पॉन्टेनियस रिकवरी से मिलती जुलती एक प्रक्रिया है। जो रिकंडीशनिंग की प्रक्रिया है उसमें भी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी जैसी ही प्रक्रिया देखी गई है। इसमें विलोपन के बाद CS-UCS पेयरिंग्स के प्रति कंडीशन रिस्पॉन्स की रिकवरी तेज़ी से होती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह जो प्रक्रिया है, रिकंडीशनिंग की प्रक्रिया है, इसमें CS और UCS का जो पेयरिंग होता है, घंटी और भोजन का जो पेयरिंग होता है, उसके प्रति जो कंडीशन रिस्पांस लार के स्राव की अनुक्रिया है उसका रिकवरी तेज़ी से होता है। इस तरह रिकंडीशनिंग में प्राणी CS-UCS के युग्म के प्रति विलोपन के बाद उसके फिर से उपस्थिति पर उसके प्रति तेज़ी से अनुक्रिया करता है। अतः यह स्पॉन्टेनियस रिकवरी से भिन्न है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिकवरी में विलोपन के बाद कुछ समय बीतने से CS के प्रति जो अनुबंधित अनुक्रिया की जाती थी वह काफ़ी कमज़ोर होती थी। यहाँ पे है जो CS और UCS का जो कंडीशन रिस्पांस का जो रिकवरी हो रहा है, फिर से जो लार का स्राव हो रहा है वह तेज़ी से हो रहा है। लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है, उसमें काफ़ी कमज़ोर होती है। उसमें है जो लार का स्राव है जो काफ़ी कमज़ोर रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे लार का स्राव तेज़ी से होता है। अब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं, पुनर्वलन किसे कहते हैं। पैवलव के एक्सपेरिमेंट में फूड एक प्रकार का प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है। जो भोजन है वह प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है जो कुत्ते को लार स्राव के रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। कुत्ता लार का स्राव क्यों करता है, भोजन को देखकर लार का स्राव करता है, तो भोजन यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट है। जब कोई दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस जैसे घंटी को बार बार भोजन के साथ पेयर्ड कर कुत्ते के सामने उपस्थित किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उस न्यूट्रल स्टिमुलस में भी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का गुण आ जाता है। क्या होता है, जब बार बार भोजन दी जाती है और घंटी बजाई जाती है, तो घंटी में ही क्या होता है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का गुण आता है। वह है जो घंटी को ही भोजन समझने लगता है और घंटी के प्रति ही लार स्राव की अनुक्रिया करने लगता है। यही कारण है कि पैवलव के प्रयोग में कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव की अनुक्रिया करता है। जब एक न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, घंटी में प्राइमरी स्टिमुलस क्या रीइंफोर्समेंट क्या है, भोजन है। तो जब घंटी में भोजन का गुण आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। एक न्यूट्रल स्टिमुलस में प्राइमरी रीइंफोर्समेंट का गुण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बीच बीच में न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जैसे भोजन दिया जाता रहे। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस में वो प्राइमरी स्टिमुलस का रीइंफोर्समेंट का जो गुण है उसको बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक यह है कि भोजन भी दिया जाता रहे, कुछ देर पर भोजन भी दिया जाता रहे, कुछ एक्सपेरिमेंट में भोजन भी दिया जाता रहे। तो इससे क्या होगा कि घंटी है जो घंटी के प्रति लार का स्राव होता रहेगा। अब हम बात करते हैं आभासी अनुबंधन के बारे में, जिसे स्यूडो कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये स्यूडो कंडीशनिंग क्या है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि प्राणी प्रयोगात्मक परिस्थिति में कुछ वैसा ही व्यवहार दिखलाता है जो उस समय होता है जब सचमुच में कंडीशनिंग हो जाता है। क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्राणी को प्रयोगात्मक परिस्थिति में लाया जाता है तो वह वैसा व्यवहार करता है, जब कंडीशनिंग होता है तो वैसा व्यवहार सिर्फ उसे प्रयोगात्मक परिस्थिति में लाया जाता है और वह कंडीशनिंग जैसा व्यवहार प्रयोगात्मक परिस्थिति में लाते ही वह करने लगता है। जैसे प्रयोगात्मक परिस्थिति में लाने के कुछ समय बाद अपने पूर्व अनुभव के कारण कुत्ते में अपने आप लार स्राव की रिस्पॉन्स यदि शुरू हो जाती है तो यह आभासी अनुबंधन का उदाहरण होगा। क्या हो रहा है कि कंडीशनिंग क्या हुई थी कि घंटी की आवाज़ पर लार का स्राव का कंडीशनिंग हुई थी, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसे एक्सपेरिमेंट सिचुएशन में लाया जाता है कुत्ते को, जैसे उसे लेबोरेटरी में लाया जाता है कई प्रयासों के बाद, तो क्या देखा जाता है कि उसे लाते ही कुत्ता लार का स्राव करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे पहले से यह अनुभव होता है
कि उसे एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में लाया जाएगा और भोजन दिया जाएगा, घंटी बजाई जाएगी, फिर भोजन दिया जाएगा। तो वह एक तरह से सीख जाता है यहाँ पर, और वह जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में आते ही लार का स्राव प्रारंभ कर देता है। तो यह जो प्रक्रिया हो रही, इसे हम स्यूडो कंडीशनिंग कहते हैं। अक्सर आभासी अनुबंधन तब होता है जब प्राणी में सामान्य उत्तेजनशीलता अधिक होती है। क्या होता है कि देखा जाता है अक्सर कि उसमें जो स्यूडो कंडीशनिंग होती है प्राणी में कब होती है, जब उसमें सामान्य उत्तेजनशीलता अधिक होती है। इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से जो कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसमें हम लोगों ने बहुत सारी घटनाओं को देखा। पैवलोवियन अनुबंधन में जो भी घटनाएं हो रही है, हमने यहाँ पर 10 घटनाओं के बारे में पढ़ा, और 10 घटनाओं में हमने क्या देखा कि जो घटनाएं हो रही है उसका है जो सीधे या परोक्ष रूप से जो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसकी शक्ति प्रभावित होती है। जो CR है, वो CR जो लार का स्राव है, वह इन घटनाओं से प्रभावित हो रही है। इस तरह से हमने सारे घटनाओं के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। अब है जो कुछ आधुनिक शोध किए गए हैं, और आधुनिक शोध से क्या पता चला कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है, इसका जो दैहिक या शारीरिक आधार है, वह क्या है, ब्रेन की एक विशेष संरचना है। हमारा जो ब्रेन है उसकी एक संरचना है जिसे लघु मस्तिष्क कहते हैं, जिसे सेरिबलम कहा गया है। वह जो कंडीशनिंग की घटना में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, जो कि शारीरिक गतियों में समन्वय बनाकर रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम देखें कि कंडीशनिंग क्यों हो रही है, अगर हम इसके फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करें, इसके दैहिक आधार की बात करें, तो हमारे ब्रेन में एक लघु मस्तिष्क है, एक सेरिब्रम है, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंडीशनिंग के होने में। अगर हमारे ब्रेन से सेरिब्रम को निकाल दिया जाए, लघु मस्तिष्क को निकाल दिया जाए, तो कोई भी प्राणी, वह मनुष्य हो या कोई पशु हो, कोई भी कंडीशनिंग की प्रक्रिया नहीं कर पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सारी घटनाओं के बारे में एक एक कर बात कर लिया है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।